तो तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो ना, ताकि जालंधर में भी वो सीओई स्टार्ट हो जाए, आर्मी का। तुम लोग अच्छे से करोगे तो सब स्कूल में प्रोग्राम चालू हो जाएगा। दिख रहा है क्या? बफर हो रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। सही है। एक बार मुझे बताओ कि नेटवर्क सही आ रहा है क्या? मैं स्क्रीन ऊपर नीचे कर रही हूँ। बफर हो रहा है। चलो, लास्ट क्लास से कोई डाउट है पहले तो वो बताओ। लास्ट क्लास में दिव्या मैम ने क्या कराई थी? विंटर कैंप कहाँ लगेगा? विंटर कैंप अभी तो नहीं, अच्छा लगता है जालंधर में भी लग सकता है, मुझे जितना सुना देता था, पर आई एम नॉट श्योर। मैं अभी तक मेरे पास कुछ न्यूज नहीं है इस बारे में, पर होगा इतना न्यूज है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, ठीक है। तो जैसे कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था, तो आज भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे कि वेटेज तो तुम लोगों ने ऑलरेडी 2 दिन से देख ही रहे हो कि क्वेश्चन, एक वेटेज तो मान ही लो कि आएगा। अब लास्ट क्लास में क्या क्या था, आज क्या पढ़ेंगे? लास्ट क्लास में तो मॉड क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये सारी चीज देखा था। आज हम देखेंगे आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो मॉड और आर्गुमेंट को यूज करके कैसे पोलर फॉर्म लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो देखेंगे। लास्ट क्लास पे दिव्या मैम ने, हेलो, हाँ, तो लास्ट क्लास में दिव्या मैम ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था? z के साथ अगर मैं z इनवर्स मल्टीप्लाई करूंगी तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट मीन्स 1 होना चाहिए था। तो ये होता था हमारा 1 1 अपॉन a प्लस आई बी। तो हम क्या करते थे, a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी, ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते थे रैशनलाइजेशन यूज करके। फिर हमने जो आइडेंटिटी हम रियल नंबर के लिए यूज करते थे, क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी ट्रू है? तो उसके लिए ये सारे कि हाँ ट्रू है, सब सेम ही होता है, कुछ अलग नहीं होता। और मॉड्यूलस क्या होता था? अगर तुम, अब ये जो अर्गन प्लेन होता है, अर्गन प्लेन एक्चुअली ये जो तुम ए बी को एक कोऑर्डिनेट से डिनोट कर रहे हो, जो हम आज हम पढ़ेंगे फिर से, तो मॉड जेड हमारा क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था, है ना। पर इसका कुछ प्रॉपर्टी, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये बहुत 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 यूज होने वाला है, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ये लेस इक्वल्स टू क्यों होता है, उसका एग्जाम्पल भी तुम लोगों ने देखा था आई गेस। फिर आता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? z अगर x प्लस आई वाई होता है, तो बस जो इमेजिनरी पार्ट है उसके आगे ऑपोजिट साइन लगाना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा। अगर मैंने एक ऐसा ले लिया, मान लो p इज इक्वल्स टू a माइनस आई बी, तो हमारा p बार मतलब p का कॉन्जुगेट क्या होगा? a प्लस आई बी। दैट मीन्स ये साइन ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट साइन। इसका भी बहुत प्रॉपर्टी था। इसमें सबसे प्रॉपर्टी ये था इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होने वाला है। ये सारे चीज तुम लोगों ने नोट करके रखा है, सबने सबने नोट करके रखा है कि नहीं, बताओ एक बार। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी चलो। तो आज हम जो पढ़ने वाले थे आर्गन प्लेन, आर्गन
स्क्रीन शो नहीं हो रहा बाकियों का? नहीं यार, शो तो हो रहा है, मेरे मेरे पास तो हो रहा है। मैं खुद देख रही हूँ, मेरे लैपटॉप में मुझे दिख रहा है। अच्छा, तो ये जो आर्गन प्लेन है, इसका कंसेप्ट दिया था जीन रॉबर्ट आर्गन ने। तो इसका कंसेप्ट क्या था? ये जो हम 2D जियोमेट्री पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट कैसे करते हैं? इसका जो एक्स और वाई था, एक्स वाई हम तो रियल नंबर से लेते थे ना, तो एक्स वाई को एक कोऑर्डिनेट बना देते हैं। अगर एक्स वाई एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिख सकती हूँ? एक्स प्लस आई वाई। दैट मीन्स इसका जो रियल पार्ट था, रियल पार्ट को मैं एक्स कोऑर्डिनेट कंसिडर कर रही हूँ, और जो इमेजिनरी पार्ट का था उसको मैं वाई कोऑर्डिनेट यूज कर रही हूँ। तो ऐसे एक्स वाई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऐसा कोऑर्डिनेट मिलेगा। अगर मैंने बोला कि z इज इक्वल्स टू 1 + 2i, तो इसको अगर तुम 2D ऐसे 2D प्लेन में पॉइंट करोगे तो क्या होगा? मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 है, ये 2 है, तो इसका पॉइंट कहाँ होगा? x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 2। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1 2, जो कि ये z को मान लो z1, तो ये हमें z1 को रिप्रेजेंट करेगा। आर्गन प्लेन में कैसे प्लॉट करना है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को? उसका जो रियल पार्ट है वो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये होता है आर्गन प्लेन का। तो ये जितने कॉम्प्लेक्स नंबर है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम ये जो हमें एक प्लेन मिल रहा है, मतलब 2D में एक एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हो कि नहीं? इतना क्लियर है? अब ये जो तुम लोगों ने मॉड पढ़ा था, मॉड एक्चुअली क्या हो रहा था हमारे यहाँ पे? अगर तुम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ z x y ले रहे हो, तो क्या था? मॉड z क्या होता था तुम्हारा? √/(x² + y² होता था। अब देखो, अगर मैं ये जो z पॉइंट x y को डिफाइन कर रहा है ना, तो अगर मैं ओरिजिन से z को कनेक्ट कर देती हूँ, तो ये OZ क्या, मान लो ये पॉइंट है हमारा P, तो OP ये लेंथ क्या होता है? ये तो हमारा 0 0 है, और ये XY थी, ये हमारा होता था x - 0। दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस क्या होता था? x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ये तो सबको पता है। So actually OP, this is nothing but x² + y². That means this is mod z. That means जो mod हम निकाल रहे थे वो एक्चुअली ओरिजिन से इसका डिस्टेंस था। ये तो सबको पता है, इतना क्लियर है? मतलब कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, तो हम मॉड्यूलस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को? अगर मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को 2D प्लेन में प्लॉट करूंगी, जो कोऑर्डिनेट मिलेगा, अगर उसके ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है उस पॉइंट का, ये हो जाएगा हमारा मॉड फंक्शन, मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आज जो हम पढ़ने वाले थे वो क्या है कि ये क्या बोलते हैं इसको, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब देखो, ये जो हमारा पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे एक्स वाई, ये तो एक मान लो z को रिप्रेजेंट करता है, x + iy। अगर मैं इसको ओरिजिन से कनेक्ट कर दूंगी, बट तो ये एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इधर एक एंगल बनाएगा थीटा। ये थीटा है, ये तो सबको पता है। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही हमें लेना है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री में लेते थे। अब अगर मैंने यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, मान लो ये PM है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है? OM डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? अगर इसका कोऑर्डिनेट XY हुआ, दैट मीन्स OM हो जाएगा हमारे पास x, और PM क्या हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस क्या है हमारे पास? Y। ये बहुत बेसिक है। तो यहां से बताओ tan थीटा क्या होगा? tan थीटा यहाँ पे क्या होगा? tan थीटा हमारे पास हो जाएगा y/x परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट साइड, है ना? तो tan थीटा इज इक्वल्स टू y/x हो गया। अब ये जो थीटा एंगल बना, इस थीटा को ही हम बोलेंगे
आर्गुमेंट ऑफ दिस z मतलब दिस कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, आर्गुमेंट मतलब थीटा, थीटा क्या है, द एंगल मेक विथ पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इधर जो हम पॉजिटिव एंगल जैसे मेजर करते हैं वैसे। तो हम आर्गुमेंट को ये थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा क्या है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, इतना क्लियर है। तो यही हो जाएगा हमारा आर्गुमेंट, और इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, इसका और एक नाम है एम्पलीट्यूड। कभी कभी ऐसे एम्प भी देखने को मिल सकता है, एम्प जेड। तो एम जेड इज इक्वल्स टू थीटा। अब थीटा क्या है, tan थीटा इज इक्वल्स टू हम y बाई एक्स ले रहे हैं। अब तो थीटा क्या होगा, तो थीटा को हम इसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, tan इनवर्स y बाई एक्स, जहां पे ये इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर मैं tan थीटा लूंगी तो उसका वैल्यू y बाई एक्स आएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे बोला कि tan पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू कितना होता है, √3, तो tan इनवर्स √3 क्या होगा हमारे पास, पाई बाई 3, मतलब जिसका tan करके ये वैल्यू आएगा उसको हम tan इनवर्स ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। तो अब ये तो गया इनवर्स फंक्शन को। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्लास 12 में जाके पूरा एक चैप्टर है, और इसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी है, अभी नहीं है, तो अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स हो रहा है, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स होगा। अब जैसे कि अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर तो यहाँ पे z इज इक्वल्स टू, तो थीटा अगर आर्गुमेंट, अब z इज इक्वल्स टू थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, y बाई एक्स। अब यहाँ पे एंगल मैंने क्या बोला, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए। अब मान लो यहाँ पे एक मैंने एक्स वाई लिया, ये क्या है, एक पॉइंट मैंने लिया एक्स वाई, ठीक है। अब ये मैंने ओरिजिन से कनेक्ट किया, तो मैंने क्या बोला कि आर्गुमेंट क्या होगा कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है, दैट मीन्स ये थीटा, ये जो लंबा ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे बन रहा है ये थीटा इसका आर्गुमेंट होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू थीटा होगा, होगा ना। अब तो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, कैसे निकालोगे कि tan थीटा क्या होगा। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे एक मान लो लाइन खींचा परपेंडिकुलर, ये P पॉइंट है, यहाँ से PM मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये एंगल मान लो θ1 है, तो यहाँ से बताओ कि tan θ1 क्या होगा, ये PM ऑपोजिट एंगल डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट एंगल। अब यहाँ पे PM क्या होगा, PM मतलब है y और OM मतलब है x, तो ये भी तो y बाई एक्स आ रहा है। अब ये थीटा और θ1 के बीच रिलेशन क्या है, थीटा प्लस θ1 हमारे पास पाई है ना, क्योंकि ये पूरा एक लाइन के ऊपर दो एंगल है, ये तो बहुत बेसिक है कि ये 180 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ से थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस θ1 ये लिख सकती हूँ। तो अब tan थीटा की जगह मैं क्या करूंगी, tan पाई माइनस θ1। अब tan पाई माइनस θ1 क्या होगा, देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अब आ गया, tan पाई माइनस θ1 मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट पे ही रहेगा ये एंगल, और tan पाई के मल्टीपल में है, मतलब ये क्या होगा कि tan ही रहेगा, tan θ1 होगा, और उसके पहले साइन क्या होगा, प्लस या माइनस, ये माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट पे है, और सेकंड क्वाड्रेंट पे हमें क्या पता है कि tan नेगेटिव ही रह जाता है। तो अब tan θ1 क्या था हमारे पास, माइनस y बाई एक्स, ठीक है। तो आर्गुमेंट हमारे पास क्या हो रहा है कि माइनस y बाई एक्स, दैट मीन्स हमारे पास, अच्छा इतना करने की जरूरत नहीं है, तो ये हमें थीटा चाहिए ना, तो थीटा क्या होगा एक्चुअली हमारे पास, ये tan इनवर्स
पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। ये याद रखो। क्यों हो रहा है पाई माइनस, क्यों हो रहा है? क्योंकि जो tan इनवर्स y एक्स है ये वाला एंगल है ना, और ये वाला एंगल है, और जो थीटा है ये पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ जो बना रहा है। तो ये वाला तो हमारा tan इनवर्स y बाई एक्स है, और हमें थीटा चाहिए। दैट मीन्स ये पूरा पाई से बस थीटा 1 माइनस कर दो, है ना। ठीक है, ये लाइन ना भी करो तो चलेगा, बट यहाँ का मेन फंडा है कि तुम tan थीटा 1 निकाल लिया, तो यहाँ से थीटा 1 तुम्हें tan इनवर्स y बाई एक्स मिल रहा है। अब यहाँ पे y बाई एक्स कैसे मिलेगा? यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे y बाई एक्स को तुम्हें पॉजिटिव लेना है। क्यों? देखो यहाँ पे जो हम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, यहाँ पे x क्या होगा? नेगेटिव होगा, और y क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बट जब हम tan थीटा 1 ले रहे हैं, तो ये y और x हम क्या ले रहे हैं? ये तो हम लेंथ ले रहे हैं, और लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से सुनो कि ये लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, y और x। तो यहाँ पे जो y और x ले रहे थे, इसका हम मॉड वैल्यू ले रहे थे। दैट मीन्स अगर ये x हमारे पास नेगेटिव भी है, तो हम उसका पॉजिटिव वैल्यू ले रहे थे यहाँ पे। तो थीटा हमारा पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स जो हम ले रहे हैं, इसका एक्चुअली हम मॉड वैल्यू ले रहे हैं। समझ आया? इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊंगी, मान लो कि z इज इक्वल्स टू है माइनस, मान लो -1 प्लस √3i। तो ये तो x कोऑर्डिनेट, मतलब ये -1 √3 पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स ये पॉइंट कहाँ पे? एक सेकेंड क्वाड्रेंट पे होगा। दैट मीन्स मान लो ये पॉइंट है P, जो है -1 और √3। तो इसको मैं ड्रॉ करूंगी, तो आर्गुमेंट तो हमारा ये थीटा है ना। आर्ग ऑफ z इज नथिंग बट दिस थीटा। बट ये वाला अगर थीटा 1 है, तो tan थीटा 1 क्या होगा? ये वाला लेंथ क्या है? y बराबर लेंथ, और एक्सिस बराबर लेंथ ये है 1। ये पॉइंट -1 है, बट लेंथ तो हमारे पास 1 है ना। दैट मीन्स यहाँ पे हम कर रहे tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। तो हम बस जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। तो y है √3 और x है हमारा -1, बट मॉड के वजह से ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 ओनली, है ना। तो थीटा 1 क्या होगा हमारे पास? अच्छा, बस tan थी, नॉट थीटा, थीटा 1 tan इनवर्स कर रहे हैं। tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड y बाई एक्स। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया था, tan इनवर्स ले रही हूँ। तो tan इनवर्स √3, tan का कितने वैल्यू पे √3 होता है? tan π/3 में √3 होता है। तो tan इनवर्स √3 मतलब π/3। दैट मीन्स हमें थीटा 1 π/3 मिल रहा है। तो थीटा क्या होगा? तो थीटा प्लस थीटा 1 तो हमारा पाई है, तो थीटा क्या होगा? पाई माइनस थीटा 1। तो पाई माइनस थीटा 1 मतलब पाई माइनस π/3। दैट मीन्स 2π/3 मिलेगा हमें इसका आर्गुमेंट। ये समझ आया कैसे इमेजिनरी पार्ट और जो रियल पार्ट कौन सा क्वाड्रेंट में है, उस हिसाब से हमें ये पाई माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। ये जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में था। अब अगर मैं ऐसा एग्जांपल लूं जहां ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो क्या होगा? इतना क्लियर है सबको? एक बार बता दो, ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे ये मॉड हम क्यों ले रहे हैं, फिर पाई से माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आर्गुमेंट इज ऑल अबाउट द एंगल मेड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यही आर्गुमेंट ऑफ z tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स होता है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसको हम पढ़ते कैसे? आर्गुमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम किसको बोलते हैं? जो कि -π से +π तक रहता है। अब बताओ, -+π से मतलब यहाँ से यहाँ तक, या फिर हम उल्टा साइड में माइनस, जब हम क्लॉकवाइज काउंट करते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम इधर से करेंगे तो ये -π तक जाएगा, अब क्लॉकवाइज करेंगे तो ये π तक जाएगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे कोई थर्ड क्वाड्रेंट पे कोई अगर मैं एंगल लेती, कोई पॉइंट लेती, ये भी मान लो एक्स वाई है, तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही तो नेगेटिव है ना। तो इसका tan थीटा क्या, हमें आर्गुमेंट मतलब ये वाला चाहिए, और हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या बोला माइनस पाई से पाई तक, तो हम यहाँ पे इसको इधर से भी तो, अरे इधर से भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस थीटा हो जाएगा एम्पलीट्यूड। यहाँ पे ये मान लो अगर z को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ये जो एंगल है इसको क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ठीक है। इधर से लेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, प्लस थीटा। अगर मैं ये वाला एंगल लेती तो ये प्लस थीटा होगा, उसमें भी कोई गलत नहीं है, बट तुम उसको माइनस भी इधर से भी काउंट कर सकते हो, थोड़ा छोटा आएगा, ताकि उसका वैल्यू मतलब माइनस पाई से पाई तक रहे। ऐसा नहीं कि तुम्हारा 2 पाई मतलब 3 पाई/2 हो रहा है, ठीक है। 3 पाई/2 मतलब ये पाई से भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये माइनस थीटा कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे अगर इसका वैल्यू थीटा 1 है, तो सिमिलरली तुम tan थीटा 1 क्या लिख सकते हो यहाँ पे, इसका तो ये हो गया x और ये हो गया y, तो tan थीटा 1 यहाँ पे फिर से वो मॉड y/x है, क्योंकि हम साइड ले रहे हैं। तो थीटा 1 हमारा यहाँ से हो जाएगा कि tan इनवर्स मॉड y/x। तो यहाँ पे थीटा 1 और माइनस थीटा दोनों ही इसका, अच्छा प्लस थीटा, थीटा 1 प्लस थीटा तो पाई है ना। तो हमारे पास थीटा क्या आएगा, अच्छा नहीं माइनस, क्योंकि इसको मैं माइनस पे ले रही हूँ ना, और ये एंगल है थीटा 1, तो थीटा 1 इज इक्वल्स टू पाई प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर से तुम ऐसा भी कर सकते हो कि इसको अगर तुम्हें माइनस पाई लेना है, कि तुम इधर से काउंट कर रहे हो तो मान लो तुम्हें माइनस पाई लेना है, तो तुम माइनस पाई प्लस थीटा भी ले सकते हो। बस देख लो कि तुम्हारा क्वाड्रेंट कितना है, ये तुम एग्जांपल लेके ज्यादा समझ पाओगे। मान लो कि मैंने बोला z इज इक्वल्स टू -1 माइनस √3 आई है, तो ये -1 माइनस √3 है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। मान लो यहाँ पे है -1 माइनस √3, ये है हमारा p। तो आर्गुमेंट ऑफ z मान लो हमारा ये थीटा है, थीटा है यहाँ पे माइनस थीटा जो भी है। अब इसका tan थीटा 1 क्या होगा, अगर ये थीटा 1 हुआ तो थीटा 1 क्या होगा, मॉड y/x, अच्छा यहाँ पे माइनस होगा, दैट मीन्स वही कि √3 आएगा बस, तो थीटा 1 हो जाएगा tan इनवर्स √3, दैट मीन्स क्या है इसका वैल्यू पाई/3। अब ये पाई/3 और ये पूरा एंगल क्या था, थीटा 1 प्लस थीटा, ये हमारा क्या था माइनस पाई था, ये पूरा एंगल। अगर एंगल की वैल्यू की बात करूं, अच्छा माइनस पाई नहीं बस, अच्छा प्रीवियस पेज एक मिनट, वो उसी पे जाएंगे, यहाँ पे एक कंडीशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो अगर ये माइनस पाई हुआ तो यहाँ से थीटा थीटा निकलना है हमें, तो माइनस पाई माइनस थीटा 1, अच्छा माइनस, अच्छा थीटा प्लस थीटा 1 तो माइनस पाई, और ये वाला वैल्यू थोड़ा कम होगा, मतलब प्लस थीटा 1 करना है। अच्छा थीटा 1 को भी यहाँ पे एक काम करो, ये माइनस पे ले रही हूँ ना, ठीक है। तुम इधर से भी कर सकते हो टोटल वैल्यू निकाल के, अदरवाइज माइनस पाई से करोगे तो, माइनस पाई से करोगे तो ये माइनस पाई प्लस थीटा 1, मतलब ये वाला एंगल को और तुम्हें रहने देना है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, तुम ये तो पूरा एंगल माइनस पाई ले रहे हो, और इस ये वाला एंगल को हटाना है, मतलब माइनस पाई प्लस ये वाला एंगल कर देना है, तो यहाँ पर होगा -पाई प्लस पाई/3,
तो -2π/3। मतलब जो भी तुम इधर से कैलकुलेट करे थे उसको तुम्हें इधर से करना है। यहाँ क्यों +θ1 हो रहा है? क्योंकि तुम्हें पूरा एंगल पता है, ये वाला तुम नेगेटिव साइड -π ले रहे हो, तो -π से ये वाला एंगल और छोटा हो रहा है, तो -π +θ1 ये वाला एंगल को प्लस करना है। तो अब अगर ये प्रीवियस पेज, अगर साइन ऑफ xy मतलब पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो क्या होगा? x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, तब आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा? कुछ नहीं, बस जो मॉड वैल्यू है tan इनवर्स y/x वही रहेगा। कोई पाई माइनस ऐसा कोई उल्टा सीधा कुछ नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं। तब अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला केस जो था, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे? π-θ1 हो रहा था, मतलब यहाँ पे x लेस देन 0 बट y ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आर्गुमेंट हो रहा था पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y/x, ये हो रहा था। जब हम देखा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, दैट मीन्स कि x भी लेस देन 0, y भी लेस देन 0, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव और रियल पार्ट भी नेगेटिव। तब क्या होगा? हमने क्या देखा? -π + θ1, दैट मीन्स -π + tan इनवर्स मॉड y/x होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा फिर? फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब हमारे पास x ग्रेटर देन 0 होगा, y लेस देन 0 होगा, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास, अच्छा मैं यहीं पे करती हूँ साइड में, ये था हमारा यहाँ पे -1 -√3। अगर अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ -1, नहीं ये तो 1 और -√3, मतलब यहाँ पे मैं z ले रही हूँ जहाँ पे क्या है? x ग्रेटर देन, मतलब 1 और -√3 आए, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे रहेगा। अगर मैं इसका आर्गुमेंट z, मतलब ये माइनस होगा, दैट मीन्स यहाँ पे बस -tan इनवर्स मॉड y/x करना है और π/y कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें तो बस एंटी क्लॉकवाइज ही तो इसको काउंट करना है। बस जो एंगल इधर आएगा उसको नेगेटिव कर दो, ये क्लियर है? ये जो साइन वाला पार्ट है इसको अच्छे से समझ लो, तो आर्गुमेंट ऑफ z निकालने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये साइन को लेके अभी भी कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो अभी बता दो। कंफ्यूजन की बात यहाँ पे ऐसा सच कुछ है नहीं, तुम्हें बस देखना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। और मैंने इसको -π + tan इनवर्स क्यों किया? क्योंकि मेरा ये जो एक रेंज दे रखा है कि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा उसको हम -π से +π तक ही रखेंगे, पाई से ज्यादा नहीं करेंगे। अगर हम इसी वाले एंगल को, अगर मान लो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर मैंने बोला कि इसको मैं थीटा लूंगी, ये तो पॉजिटिव है, तो आर्गुमेंट ऑफ z तुम्हारा पॉजिटिव थीटा ही आएगा, पर थीटा का वैल्यू पाई से भी ज्यादा आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए हम वो नहीं करना चाहते। हम चाहते उसको मैं माइनस एंगल पे भी ले दूं, उसमें माइनस पे लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम पाई से ज्यादा नहीं जाना चाहते। हम या तो यहाँ से जाके यहीं तक अटक जाएंगे, और नहीं तो अब जैसे ही पाई से बढ़ रहे हैं हम नेगेटिव से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। जैसे ही मैं देख रही हूँ मैं पॉजिटिव से मुझे ज्यादा घूमना पड़ रहा है तो मैं नेगेटिव से जा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? हाँ हाँ, ये कॉपी कर लो आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आर्गुमेंट। इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये आर्गुमेंट एग्जैक्टली क्या होगा, ये मॉड y/x -π वगैरह क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, बताओ बताओ। MSTNM, हाँ उसने रिएक्ट कर दिया। बाकी बाकी MTS, LDH गर्ल्स, MSG, संगरूर गर्ल्स कहाँ है आज? अमृतसर, जालंधर, पाटियाला, भटिंडे वाले ज्वाइन नहीं किया क्या? ठीक है, सब क्लियर है? चलो कितना क्लियर है देखती हूँ अभी। साइन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बस देख लो कि कौन सा क्वाड्रेंट पे है, फिर उस हिसाब से कर लो। जब भी देखोगे ये थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो tan θ1 तुम्हारा ये मिल रहा है, तो tan θ1 उसके अंदर बस मॉड वैल्यू लो,
और फिर देख लो कि माइनस पाई करना है, क्या करना है हमें, ये एंगल इधर से जाऊंगी तो माइनस पाई, तो ये वाला थोड़ा छोटा हो जाएगा तो माइनस पाई प्लस थीटा 1 कर दो। तो ये तो ऑलरेडी शायद मैंने कर भी दिया, ये बताओ क्या होगा इसका, जल्दी बताओ करके। z इज इक्वल्स टू -3 प्लस आई, दैट मीन्स ये हमारा है यहाँ पे 1 से -√3, दैट मीन्स ये हमारा नेगेटिव है, और y जो है 1 है, ये ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स ये यहाँ पे होगा सेकेंड क्वाड्रेंट पे। तो इसका आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या था कि पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, तो पाई माइनस tan इनवर्स y मतलब 1, इसका मतलब -√3। अब -√3 नेगेटिव, तो पाई माइनस बस tan इनवर्स 1/√3 होगा। अब tan का कितने पे वैल्यू 1/√3 होता है, पाई माइनस पाई/6, तो 5 पाई/6 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है कैसे करना है इस टाइप का, क्लियर है। अब जैसे जो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका कुछ प्रॉपर्टीज था, तो आर्गुमेंट का भी कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन या प्रॉपर्टीज जो भी बोलो वो देखते हैं। जैसे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0, जीरो लिया तो 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 इंटू आई होता है, तो इसका क्या आर्गुमेंट क्या होगा, tan इनवर्स 0/0। अब ये 0/0 तो डिफाइंड ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आर्गुमेंट ऑफ 0 नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0/0 हमारे पास पता नहीं है कि क्या होगा, 0 होगा या क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, कुछ नहीं पता। क्लियर है। अब z अगर प्योरली रियल हुआ, प्योरली रियल मीन्स मान लो बस x प्लस 0 इंटू आई, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट 0 है यहाँ पे, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, मान लो कोई भी इसमें है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, tan इनवर्स 0/x, दैट मीन्स tan इनवर्स 0। tan का कितने पे वैल्यू 0 होता है, tan 0 भी 0 होता है, tan पाई का वैल्यू भी 0 होता है, तो tan इनवर्स 0 हमारा 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, पाई के बाद 3 पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, बट हम पाई की क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमें पता है कि ये -पाई से पाई के तक ही रहेगा, हम 3 पाई में नहीं करेंगे या 2 पाई में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पाई से ज्यादा है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए हम इतने तक ही रुक जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है। अब जैसे ये प्योरली रियल हुआ तो आर्गुमेंट ऑफ z 0 या पाई होगा। अगर मैंने प्योरली इमेजिनरी लिया, दैट मीन्स रियल पार्ट हमारा 0 है और y इंटू इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, और एम्पलीट्यूड ऑफ z, ये भी याद रखना, इसको हम एम्प z ऐसे भी लिखते हैं, कहीं जगह ये एम्प z देखने को मिलेगा, तो एम जेड क्या होगा, वही tan इनवर्स y/0। अब tan इनवर्स y/0 मतलब tan किस पे, ये मतलब कौन सा एंगल पे ऐसे समथिंग बाय 0 फॉर्म में आता है, पाई/2, पाई/2 में आता है ना, या tan -पाई/2 लेंगे तो भी ये 1/0 ऐसा फॉर्म में आएगा, क्योंकि साइन पाई/2 1 होता है बट कॉस पाई/2 0 होता है, तो ये तो अनडिफाइंड है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, या तो पाई/2 या तो -पाई/2, अगर प्योरली इमेजिनरी हुआ। तो ये हमारा 3 फर्स्ट बेसिक ऑब्जर्वेशन और प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, बट बेसिकली ऑब्जर्वेशन है। इतना क्लियर है क्यों हो रहा है, बस वही tan इनवर्स y/x कर दो, अब tan के कितने वैल्यू पे वैसा फॉर्म आएगा वो देखना है तुम्हें। क्लियर है। एमएसटी एमएसजी गुरदासपुर तो दिख ही रहा है, तुम लोग हाथ उठा दो कोई क्लास में, क्लास में क्या क्या बाकी लोग, ठीक है।
संगरूर बॉयज इतना हंस क्यों रहे हो? चलो, अब और क्या प्रॉपर्टी है? अगर मैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई ले रही हूँ, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा? तो उसका आर्गुमेंट देखो, अगर दोनों का अलग अलग लूंगी तो बीच में प्लस आ जाएगा। जैसे कि मॉड्यूलस के टाइम पे देख सकते थे कि अगर मॉड z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू मॉड z1 इंटू मॉड z2 होता था, बट यहाँ पे जब भी मल्टीप्लाई रहेगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, जस्ट लाइक लॉगरिथम। लॉगरिथम के भी फंक्शन में ऐसा था ना, log ab इज इक्वल्स टू log a प्लस log b। तो यहाँ भी आर्गुमेंट ऑफ z इंटू z डैश इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z डैश। अब यहाँ पे ये जो प्लस 2n पाई लिखा है, इसको अभी के लिए तुम लोग इग्नोर कर सकते हो, बट इसका मीनिंग ये है कि 2n पाई मतलब 2 पाई, 2 पाई, 4 पाई, जब ऐसा एंगल होता है वो क्या होता है ना, ये tan कोई भी मोनोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या पीरियोडिक होता है 2 पाई के वजह से, तो वो सेम हो जाएगा। अगर तुम 2 पाई मल्टीप्लाई भी करोगे, अगर तुम्हारा एंगल ये है, तुम इसको प्लस 2 पाई करोगे, मतलब ये और एक बार घूम के यहाँ पे आएगा, ठीक है, और एक बार घूम के वहीं पे आएगा। 4 पाई है मतलब और 2 चक्कर घूम के वहां पे आएगा। मतलब वो है, वो होता है ना, क्लासरूम के पास ही तुम्हारा वॉशरूम होगा, फिर भी कुछ बच्चे वॉशरूम के नाम पे वो पूरा स्कूल घूम के एक राउंड लगा के ही क्लास में वापस आते हैं। तो यहाँ एंगल यहीं पे था, वो और एक राउंड घूम के वो सेम जगह पे आ रहा है। जैसे कुछ कुछ बच्चे घर स्कूल से जब घर जाते हैं, वो सीधे रास्ते पे नहीं जाता, वो घूम के वॉक करके दोस्तों से मिल के बहुत कुछ करके 2 घंटे बाद वो घर पहुंचता है। ऐसा तो बहुत लोग हैं, सीधा घर नहीं पहुंचेगा, तो वो ही यहाँ पे ही था, बट वो 2 चक्कर घूम के फिर सेम जगह पे आएगा। तो अब ये तो मल्टीप्लीकेशन था। डिवीजन के टाइम क्या होगा? जब z डिवाइडेड बाय z डैश, अगर तुम इसको एम्प बोलोगे, एम्प भी याद रखना, इसलिए मैं बार बार एम्प भी लिख रही हूँ क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स में एम्प भी दिखता है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा। और प्लस 2n पाई क्यों होता है वो बता दिया, वो पीरियोडिक है इसलिए तुम इसको रखते हो, बट अभी के लिए ये वाला पार्ट इग्नोर भी कर सकते हो, बट कभी कभी जरूरत पड़ सकता है, भूलना मत। 2 पाई एज पीरियोडिक होता है 2 पाई में, तो वो घूम के सेम जगह पे जाएगा, बस थोड़ा उसका एंगल बढ़ जाएगा क्योंकि घूम घूम के जाएगा, उसका एनर्जी लॉस होगा थोड़ा, और कुछ नहीं। और आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n, मतलब z अगर x प्लस आई वाई हुआ, तो z टू द पावर n मतलब x प्लस आई वाई का होल टू द पावर n। तो ये क्या होगा, n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z, अब वही 2n पाई का टक्कर जो क्या आएगा होगा। ना क्लियर है? जो लोग हो बताओ, बहुत लोगों ने तो लीव कर दिया, घर चले गए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे प्रॉपर्टीज बहुत काम आएगा। ये आर्गुमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्गुमेंट से काफी क्वेश्चन आते हैं। आर्गुमेंट मॉड सबको कोलाब करके mix करके क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ध्यान रखो। और ये जो प्रॉपर्टीज है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, या फिर z इंटू जेड बार मीन्स z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z, जो मॉड z का स्क्वायर होता है, स्क्वायर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है ये, ठीक है। चलो, ये क्लियर है सबको? एक बार बता दो, एमएससी गुरदासपुर तो दिख ही रहा है, तुम लोग एक बार हाथ उठा दो अपना, ऐसा 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 करके, ऐसा हाथ उठा दो। ठीक है, चलो। एमएसटी एनएम वाले ने बोल दिया, गुरदासपुर, अमृतसर, अमृतसर वाले तो है, एमएससी एमएसजे, जालंधर वाले, जालंधर वाले भी बोल दिया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, ये कैसे करेंगे ये बताओ, फिर हम पोलर फॉर्म करेंगे ये क्वेश्चन के बाद। यहाँ पे क्या है कि दोनों जो प्लस है, हमारा जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या बोलता है कि दिस शुड बी दिस, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जहाँ पे ये इक्वालिटी हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 करना है। पहली बात तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 को हम क्या कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 माइनस
एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, ये कर सकते हैं, है ना। पहले अभी प्रॉपर्टी पढ़ा, इसका आंसर बता सकते हो तुम लोग कमेंट पे, जिन लोगों का हो जाता है, बताओ बताओ। तो पहले तो मान लो Z1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस I1 है, और Z2 इज इक्वल्स टू है x2 प्लस IY2। तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा, रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट ऐड होता है, और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट ऐड होता है। अब ये वाला कंडीशन से क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ Z1 Z2 मतलब रूट ओवर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, ये आएगा। और Z1 प्लस मॉड Z1 मीन्स रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और Z2 मतलब मॉड Z2 मतलब x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अभी तक किसी का नहीं हुआ क्या, करो करो, इतना क्लियर है। क्यों किया, कुछ नहीं, बस Z1 मैंने x1 I1 कंसीडर कर लिया, फिर स्टेप बाय स्टेप। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। अब देखो ये साइड तो कुछ है नहीं, बस ये रूट ओवर है, स्क्वायर है, तो ये कुछ नहीं, ये हट जाएगा बस। बट जो राइट हैंड साइड वाला है वो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2 रूट ओवर x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर इंटू रूट ओवर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये आएगा हमारा। अब इधर वाला भी ब्रेक करो, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2, इधर वाला जैसा है लिख दो। कर रहे हो ना सब, करो करो, अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था कुछ बच्चों का। मैं तो स्लो कर रही हूँ ताकि तुम लोग कर सको। रूट ओवर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये इधर का x1 स्क्वायर कैंसिल होगा, x2 स्क्वायर कैंसिल होगा, y1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर कैंसिल होगा, y2 स्क्वायर कैंसिल होगा। तो इधर हमारे पास क्या है, 2 इंटू x1 x2 प्लस y1 y2 है, और इधर है 2 रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब फिर से दोनों तरफ और एक बार होल स्क्वायर कर दो, फिर से इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में फॉर्म में लगाओ, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर, और ये वाला क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर, दिख रहा है ना, नीचे लिख रही हूँ मैं, और ये x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, ये आएगा मल्टीप्लीकेशन करके। बस लेफ्ट हैंड साइड को a प्लस बी होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करो। अब फिर से ये x1 x2 स्क्वायर और x1 x2 स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस होके कैंसिल होगा ना, y1 y2 स्क्वायर और y1 y2 स्क्वायर ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास ये टर्म बचा रहेगा 2x1, ये और ये दोनों से अगर तुम x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर रहेगा। अब फिर से अगर मैं इसको इधर ही लेके जाना चाहती हूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ -2x1 x2 y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में आ गया, जहां पे a है x1 y2 और b है y1 x2, इसका होल स्क्वायर।
कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है। अब होल स्क्वायर मतलब ये x1 y2 माइनस y1 x2 ये 0 होना चाहिए। दैट मीन्स देखो y1 x1 इज इक्वल्स टू y2 बाई x2 आ रहा है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, tan इनवर्स हम लेते हैं ना इसका, तो अगर दोनों तरफ में tan इनवर्स लूंगी तो वो भी सेम होगा। That means amplitude of Z1 is same as amplitude of Z2. That means इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, नथिंग बट 0। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्लियर है। कैसे, स्टेप बाय स्टेप ये रिलेशन हमें निकालना था, क्योंकि हमें पता था आर्गुमेंट ऑफ Z होता है tan इनवर्स y बाई x। तो मैंने y1 x1 और y2 x2 के बीच एक रिलेशन निकाल दिया। बस 2 बार होल स्क्वायर करना पड़ा, 2-3 बार आइडेंटिटी लगाना पड़ा, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, और हमारे 3 पेपर हो गई, मतलब मेरे में। हाँ, इजी था बट लेंथी था। डिफिकल्टी लेवल इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस लेंथी था। अब अब जो ये, अच्छा ये तुम लोग का होमवर्क है, क्वेश्चन लिख लो। अब बस थोड़ा सा हम पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं वो बहुत इजी है, वो मैं बता दूंगी। बट ये लिख लो, मॉड्यूलस निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई का। तो फर्स्ट इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, फिर जाएगा उससे प्रोसीड करना है। लिख लिया क्वेश्चन, चलो लिख लिया ना, आई होप कि लिख लिया। हाँ, अब आता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है, ये जो हमारा एक प्लेन था, ये क्या था हमारा, एक्स वाई कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो। मान लो ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो मैंने क्या बोला, ये जो एक्स वाई है, मान लो ये एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ये z अगर कोई भी, अगर तुम्हें रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस आई वाई को, तो मॉड z क्या होता है, मान लो ये पॉइंट P है, तो नथिंग बट OP। दैट मीन्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो हमारा होता है ना मॉड z, मॉड्यूलस ऑफ z। और अगर ये एंगल थीटा होता है तो हमारे पास tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है हमारे पास y बाई एक्स, ये होता है। अब यहाँ से एक बात बताओ, अगर मैंने इसको r नाम दे दिया, दैट मीन्स ये वाला जो लेंथ है ये r है, और ये वाला लेंथ हमारे पास x है, और ये वाला लेंथ हमारे पास y है। तो यहाँ से एक बात बताओ, cos थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू ये एडजेसेंट एंगल डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनियस। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, r cos थीटा होगा। इसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। और यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल्स टू करोगे तो ऑपोजिट एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। तो ये जो एक्स और y कोऑर्डिनेट हमें, ये जो r और थीटा के रेस्पेक्ट पे निकाल दिया, जहां पे r क्या है, उस पॉइंट का ये ओरिजिन से डिस्टेंस है, और थीटा क्या है, ये जो अगर हम ओरिजिन से उस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, इसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ये जो एक्स और वाई को, इसको हम बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट, बोल सकते हैं इसको। अब देखो, z इज इक्वल्स टू हमारे पास x प्लस आई वाई था, अगर x की जगह आप r cos थीटा और y की जगह r साइन थीटा लिखो, तो यहाँ से r कॉमन आ जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। r हमारे पास क्या है, मॉड z है, और cos थीटा हमारे पास क्या है, आई साइन थीटा भी रखो, जहां पे थीटा इज नथिंग बट आवर आर्गुमेंट ऑफ z। तो अगर हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z 2π/3 आ रहा है, तो यहाँ पे cos थीटा क्या, cos 2π/3 निकालना पड़ेगा। तो cos 2π/3 तब कैसे निकालोगे,
पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये तो कॉस ही रहेगा, बट ये पाई माइनस पाई बाय 3 सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा। तो इससे तुम ऐसे कॉस थीटा वगैरह का सब वैल्यू निकाल सकते हो, अगर थीटा अगर तुम्हें आर्गुमेंट मिल चुका है तो इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई रूट 3। तो यहाँ पे बताओ कि मॉड z क्या होगा, रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, ये हमारे पास रूट ओवर 1 प्लस 3 रूट ओवर 4 दैट मीन्स 2। ऑरिजिन से डिस्टेंस इसका 2 है। अब इसका आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z दैट मीन्स थीटा क्या होगा, tan इनवर्स रूट 3 बाय 1 y बाय x, और यहाँ पे सारे पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे बस पाई माइनस कुछ नहीं रहेगा, बस प्लस ही है। तो प्लस tan इनवर्स रूट 3 मीन्स पाई बाय 3। तो इसको पोलर फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो मॉड z का वैल्यू हमें 2 मिला, तो कॉस पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3। कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू क्या है, हाफ, और साइन पाई बाय 3 का वैल्यू है रूट 3 बाय 2। सिंपल। तो z को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो फिर से देखो, ये कट के हमारे पास 1 प्लस आई रूट 3 आएगा एक्चुअली, बट पोलर फॉर्म बोलेगा तो हमें ये वाला दिखाना है कि जिसका ये जो पहला वाला रहेगा वो मॉड z होना चाहिए और ये कॉस थीटा साइन थीटा होना चाहिए। ये मतलब घूम फिर के हम वही जगह पे आ गए, मतलब देखो पॉइंट तो नहीं बदलेगा, इसको मैं चाहे नॉर्मल फॉर्म में लिखो या पोलर फॉर्म में लिखो। पोलर फॉर्म मीन्स हमें पहले वो ओरिजिन से डिस्टेंस ले रहे और वो जो डिस्टेंस ले रहे थे उसको हम एंड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको अनदर मेथड, इसको ऐसे तो तुम मॉड जेड एंड और तुम्हारा आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाल के कर सकते हो। सिमिलरली इसका और एक मेथड है, जैसे कि यहाँ पे एक्स हमारे पास क्या था, 1 था, एक्स इज इक्वल्स टू 1 है ना, और यहाँ पे जब मैंने कैलकुलेशन किया था एक्स इज इक्वल्स टू क्या था, आर कॉस थीटा। तो मान लो कि ये आर कॉस थीटा है और y इज इक्वल्स टू रूट 3 इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा है। तो अगर इन दोनों को स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से तुम r का वैल्यू निकाल सकते हो, वही सेम वे में कर सकते हो। और इन दोनों का तुम रेशियो कर दोगे कि x बाई वाई और y बाई एक्स, तो क्या आएगा, r साइन थीटा बाई r कॉस थीटा। तो r कैंसिल करके ये tan थीटा आएगा, तो यहाँ से भी तुम थीटा निकाल सकते हो। ठीक है, अगर तुम आर्गुमेंट ना भी लगाना चाहते हो तो ये है पोलर कोऑर्डिनेट का मेथड। और पोलर फॉर्म क्या हो रहा है फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहां पे थीटा है आर्गुमेंट ऑफ z। दैट मीन्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम उसका जो मॉड है और आर्गुमेंट है उस हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हो। ये क्लियर है। तो आज हमने कुछ नहीं, बस आर्गुमेंट पढ़ लिया। और ये जो 2D में जो प्लेन है, आर्गन प्लेन क्या होता है, यही 2D प्लेन है, उसके ऊपर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए कोऑर्डिनेट। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो कैसे हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, वो सारी चीज देखा। और फिर पोलर फॉर्म देख लिया। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ये लोग तुम लोग घर पे ट्राई करना। नेक्स्ट दिन हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म तो हमारे पास अब हो गया, अब इसके रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये जियोमेट्री में अगर तुम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करोगे तो वो कैसे दिखेगा, और उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आता है कि सर्कल जो आएगा वो सर्कल आएगा, फिर कैसा बिहेवियर होगा, ये सारी चीज। ठीक है, तो ये है होमवर्क, नोट कर लो।
बॉस अपने तो लीव ऑलरेडी कर ही गया, क्या ही बताओ। चलो बाय।